जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 13 मार्च 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है? तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 को जारी किया गया है। और ये जो सूचकांक जारी किया गया है 2026 वाला, यह इसका दूसरा संस्करण है और इसमें 2023-24 के वित्तीय वर्ष के आंकड़े लिए गए हैं। इस सूचकांक में राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है उसके आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है और ये देखा गया है कि कौन सा राज्य वित्तीय रूप से कितना मजबूत है। इस रैंकिंग में ओडिशा राज्य ने टॉप प्रदर्शन किया है और इसके अलावा गोवा और झारखंड भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। दोस्तों, अग्रणी राज्यों की श्रेणी में गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल हैं। परफॉर्मर श्रेणी में मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान का नाम शामिल है। आकांक्षी श्रेणी में पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश और पंजाब राज्य शामिल हैं। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पर रहा है, उसके बाद उत्तराखंड और त्रिपुरा राज्य का स्थान रहा है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में परफॉर्मर श्रेणी में असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल रहा है और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में आकांक्षी श्रेणी में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इच्छा मृत्यु या पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो उनका नाम है हरीश राणा। देखिए दोस्तों, 31 साल के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हरीश राणा। तो उन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है, यानी पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो हरीश राणा है वो 13 साल से ज़्यादा हो गए हैं उन्हें कोमा में और वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जीवित हैं। तो उनका मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया था। उनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट से उनकी इच्छा मृत्यु की मांग की थी क्योंकि उनकी हालत बहुत गंभीर है, कोमा में है, तो कुछ एक्टिविटी करते नहीं हैं। तो उनके माता पिता ने उनकी इच्छा मृत्यु की मांग की थी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और हरीश राणा को इच्छा मृत्यु या पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दे दी है। अब दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए इस घटना को याद जरूर रखना है। पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो पैसिव यूथेनेसिया का मतलब होता है किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए उसे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है या उसका जो इलाज किया जाता है उसे रोक दिया जाता है, जिससे मरीज प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे हरीश राणा जी के मामले में ऐसा है कि अभी जो उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है या जो उनका इलाज किया जा रहा है, अब इस इलाज को और उनके जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको धीरे धीरे हटाया जाएगा, जिससे उनकी प्राकृतिक मृत्यु होगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पहली बार फैसला सुनाया है और फैसला सुनाने वाले जस्टिस कौन हैं? तो जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन है। ये दोनों जस्टिस या दोनों जज आप जरूर याद रखें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ मरने के अधिकार के तहत सुनाया है। अब सुनवाई हो गई है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एम्स को ये निर्देश दिया है कि हरीश राणा जी को जो पैलिएटिव केयर है उसमें भर्ती कराया जाए और उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को धीरे धीरे हटाया जाए। भारत में इच्छा मृत्यु या एक्टिव यूथेनेसिया अवैध मानी जाती है, यानी किसी इंजेक्शन या दवा के जरिए मृत्यु देना अवैध होता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में एक ऐतिहासिक फैसले के माध्यम से पैसिव यूथेनेसिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी थी। याद रखिएगा कि हमारे देश में जो एक्टिव यूथेनेसिया है ये अवैध है, यानी किसी को इंजेक्शन या दवा दे करके
मृत्यु नहीं दी जा सकती है, उसका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको हटा करके, उसको धीरे धीरे कम करके उसकी प्राकृतिक मृत्यु दी जा सकती है। ठीक है, तो जो पैसिव यूथेनेसिया है इसे 2018 में मान्यता प्राप्त हुई थी। दोस्तों, जब आप स्टडी करके ऐप पर जाएंगे तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन मिलेगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के टेस्ट को आपको जरूर देना है। ठीक है, जैसे ही ये क्लास खत्म होती है उसके बाद आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट जरूर देना है। अगर आप ये टेस्ट देते हैं तो इस प्रकार से आपकी रैंक भी जारी की जाती है, तो आप टेस्ट जरूर दीजिएगा। ठीक है, इसके लिए आपको ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे 12 मार्च 2026 के रिजल्ट की बात करें तो बादल कुमार, प्रतीक, उमेश, संध्या, सुहानी, अभय, हरीश, स्वाति, गुमकैन और अरुण, ये सभी जो हैं वो टॉप 10 हैं। तो यहाँ पर आपका भी नाम हो सकता है, तो आप जो टेस्ट है डेली करेंट अफेयर्स को वो जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो उनका नाम है काइल वॉकर। तो काइल वॉकर ने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है और ये इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इसलिए इनका नाम आप जरूर नोट कर लीजिएगा। काइल 2021 और 2024 में यूरोपीय चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने वाली टीमों का पार्ट रहे हैं। काइल ने 96 कैप जीते हैं और 5 प्रमुख टूर्नामेंटों का ये हिस्सा रहे हैं। उन्होंने अपना आखिरी मैच 2025 में खेला था। हाल ही में संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों को डिस्कस करते हैं तो एलिसा हीली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर थी। साइना नेहवाल ने लिया है, ये भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी थी। जिनसन जॉनसन ने लिया है, ये भारत के मध्यम दूरी के धावक थे। उस्मान ख्वाजा ने लिया है, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। जॉन सीना ने संन्यास लिया है, ये अमेरिका के WWE रेसलर थे। आंद्रे रसेल ने IPL से संन्यास लिया है, ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे। केन विलियमसन ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। रोहन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास लिया है, ये भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं। और क्रिस वोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये इंग्लैंड के क्रिकेटर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स से शेष वंशानुगत सांसदों को हटाने के विधेयक को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे यहाँ संसद के 2 भाग हैं, यानी कि एक लोकसभा है, एक है राज्यसभा, तो उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी संसद के 2 पार्ट हैं। तो जो ऊपरी सदन होता है, जो हमारे यहाँ राज्यसभा कहलाता है, वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाता है। तो जो वहाँ का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसमें 92 सदस्य ऐसे हैं जो वंशानुगत चुने जाते हैं। वंशानुगत का मतलब एक पिता है, उसका पुत्र भी इसका मेंबर बन जाएगा, फिर उसका पुत्र भी उसका मेंबर बन जाएगा। इस प्रकार से वंशानुगत एक ही परिवार के सदस्य चुने जा रहे हैं। तो अब इस सिस्टम को खत्म करने जा रहा है ब्रिटेन, यानी कि ये जो पुरानी व्यवस्था है इसका अंत होने जा रहा है। इसके लिए हाल ही में एक विधेयक यानी कानून को मंजूरी दी गई है। ठीक है, अब जो है जन्म के आधार पर ये मेंबर नहीं चुने जाएंगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। दोस्तों, ब्रिटेन की जो संसद है वो 2 सदनों से मिलकर बनी है। तो एक कहलाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि निचला सदन है या लोअर हाउस है। तो इसके जो सांसद होते हैं वो सीधे जनता के द्वारा चुने हो जाते हैं, और जो इसका अपर हाउस है उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है। तो इसके जो मेंबर होते हैं वो निर्वाचित नहीं किए जाते हैं। इसमें जीवन काल सदस्य होते हैं, स्वतंत्र सदस्य होते हैं, धार्मिक प्रतिनिधि होते हैं, वंशानुगत सदस्य होते हैं, ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो लंदन इसकी राजधानी है। चार्ल्स तृतीय यहाँ के सम्राट हैं। कीर स्टारमर लेबर पार्टी के यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं। उप प्रधानमंत्री हैं डेविड लेमी। और करेंसी की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है। और इसके घटक देश यानी यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन शामिल है? तो इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड शामिल। अगला क्वेश्चन है, 2027 में आर्चरी एशिया कप या तीरंदाजी एशिया कप के दूसरे चरण की मेजबानी
किस शहर को सौंपी गई है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। यानी कि 2027 में जो आर्चरी एशिया कप होगा वो कहाँ पर आयोजित होगा? दिल्ली में आयोजित होगा, लेकिन ये इसका दूसरा चरण होगा। इसका जो पहला चरण हो जाएगा वो थाईलैंड के बैंकॉक में होगा। ठीक है। आखिरी बार दिल्ली ने 2005 में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। आगामी खेल प्रतियोगिताएं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एशियाई राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2027 भारत में आयोजित होगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 अमेरिका मैक्सिको कनाडा। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 मोरक्को पुर्तगाल स्पेन। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 सऊदी अरब। फीफा महिला विश्व कप 2027 ब्राजील। फीफा महिला विश्व कप 2031 अमेरिका। फीफा महिला विश्व कप 2035 यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने डिजिटल उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तो इसके तहत प्रोजेक्ट गंगा को शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है अगले 2 से 3 सालों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना। ठीक है। तो प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, अलक पांडे, डॉक्टर हरिओम पंवार, रश्मि आर, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधांशु सिंह को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2026 प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9.13 लाख करोड़ रुपए का बजट 2026-27 पेश किया है। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण भी हाल ही में पेश किया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत को अपना पहला वन विश्वविद्यालय प्राप्त हुआ है और शशि प्रकाश गोयल यूपी के नए मुख्य सचिव बने हैं। उत्तर प्रदेश ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस आरक्षण को मंजूरी दी है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन यूपी में शुरू की गई है। यूपी सरकार ने जापान के यामानाशी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर ऐतिहासिक समझौता या MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, ये यूपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सैन्य शासक कर्नल माइकल रेंड्रिया निरीना ने प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सरकार भंग कर दी है? आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। तो देखिए दोस्तों, मेडागास्कर में अभी सेना का शासन है और कर्नल माइकल रेंड्रिया निरीना वहाँ पर शासन चला रहे हैं। तो उन्होंने प्रधानमंत्री और जो उनका मंत्रिमंडल था, इन दोनों को बर्खास्त कर दिया है और जो सरकार थी उसको भी भंग कर दिया है। अब वहाँ पर चुनाव होंगे और आने वाले समय में प्रधानमंत्री फिर से चुने जाएंगे। ठीक है। तो ये काम हुआ है मेडागास्कर में। पिछले साल एक बड़ा आंदोलन वहाँ पर हुआ था। आंदोलन के बाद वहाँ के राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ा था, वो भाग गए थे और अब वहाँ पर कर्नल माइकल रेंड्रिया निरीना का शासन है। तो उन्होंने मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री को मतलब बर्खास्त कर दिया है और सरकार भी भंग कर दी है। मेडागास्कर की बात करें तो यह अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। तो यह अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर स्थित है मेडागास्कर और एंटाना नारिबो यहाँ की राजधानी है। मेडागास्कर को कभी ग्रेट रेड आइलैंड कहा जाता था। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, DRDO और भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का सफल इन फ्लाइट रिलीज परीक्षण किया है? तो ADC-150। तो दोस्तों, DRDO और भारतीय नौसेना ने संयुक्त रूप से गोवा के तट पर P-8I विमान से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC-150 के 4 सफल परीक्षण किए हैं। दोस्तों, ये जो स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा संकटग्रस्त नौसैनिक जहाज़ों को महत्वपूर्ण भंडार पहुंचाने में, उपकरण और चिकित्सा सहायता प्रदान करने में।
अगला क्वेश्चन है HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो पार्थ नील घोष को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और पार्थ नील घोष ने अनुज त्यागी का स्थान लिया है और पार्थ नील घोष की जो नियुक्ति होगी वो 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। HDFC एर्गो की बात करें तो यह जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ये बीमा वगैरह करती है और हेल्थ, मोटर, यात्रा, घर और कॉरपोरेट बीमा ये सभी करती है HDFC एर्गो कंपनी। कुछ बैंकिंग नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो SBI के अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, बैंक ऑफ बड़ौदा के MD हैं देवदत्त चंद, बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO हैं रजनीश कर्नाटक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निधु सक्सेना, कैनरा बैंक के MD CEO हैं ब्रजेश कुमार सिंह, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CMD हैं कल्याण कुमार, इंडियन बैंक के CEO हैं विनोद कुमार, इंडियन ओवरसीज बैंक के MD CEO हैं अजय कुमार श्रीवास्तव, पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्रा और पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार साहा। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने अमेरिका को कपास उत्पादों के निर्यात में किस देश को पीछे छोड़ दिया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो दोस्तों, पहले चाइना अमेरिका को सबसे ज़्यादा कपास के प्रोडक्ट देता था, लेकिन अब ये स्थान भारत ने हासिल कर लिया है, यानी कि अब भारत अमेरिका को सबसे ज़्यादा कपास के प्रोडक्ट निर्यात करता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लूसेंट जी के फाउंडेशन कोर्स पर जाएं, यहाँ पर लूसेंट का कोर्स मिल जाएगा। FEB 600 कूपन कोड यूज करना है और इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट बाई टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई-बुक। दोस्तों, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी मिलेगा, जो कि राजा गुप्ता सर का बैच है, और इसके लिए कूपन कोड यूज करना है होली 900। ठीक है, तो ये कूपन कोड आप नोट कर लें और इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल की है। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सभी टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है और इसमें फ्री वही सब मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, तो कॉम्बो पैक भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने का समझौता किया है? इंडोनेशिया। हाल ही में किस एयरलाइन के CEO पीटर एल्वर्स ने इस्तीफा दिया है? इंडिगो। BCCI ने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर कितने करोड़ रुपए का इनाम दिया है? 131 करोड़। हाल ही में किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? मदुरै एयरपोर्ट। किस देश ने ईरान की महिला फुटबॉल टीम की 7 खिलाड़ियों को मानवीय वीजा दिया है? ऑस्ट्रेलिया। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ाया है? 2028। HIV और सिफिलिस दोनों के मां से शिशु संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। CISF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च। हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार का 9 मार्च 2026 को निधन हुआ है? KN पनिक्कर। और हाल ही में स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलेंट्री एजेंसी की 35वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में यूनेस्को द्वारा घोषित भारत के विरासत स्थल डिस्कस करेंगे, जैसे एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र, एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये सभी महाराष्ट्र में हैं। सांची स्तूप, खजुराहो मंदिर, भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, हुमायूं का मकबरा, लाल किला, कुतुब मीनार दिल्ली में, महाबोधि मंदिर गया बिहार में, मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, ताजमहल उत्तर प्रदेश, आगरा का किला ये उत्तर प्रदेश में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है 22 भाषाएं, यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। आज आपके लिए क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। GK GS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, इनको प्राप्त कर लीजिएगा।
और इसके अलावा टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे टीचिंग एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे, तो इनको भी जाकर के आप प्राप्त कर लें।